तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा पी श्याम निखिल। तो तमिलनाडु से हैं ये पी श्याम निखिल, जो कि भारत के 85वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आपको याद होगा इनसे जस्ट पहले 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? आर वैशाली। और अब 85वें नंबर के बन गए कौन? पी श्याम निखिल। और वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा जो ग्रैंड मास्टर हैं वो आपको तमिलनाडु से ही देखने को मिलेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर होगा सृष्टि खांगले। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 की। इस बार ये इसका 6वां संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ? हांगकांग में। और यहाँ पे भारतीय जिम्नास्ट हैं ये सृष्टि खांगले, जिन्होंने यहाँ पे सिल्वर जीता है। और आप कह सकते हो कि इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय है। इसीलिए ये प्रश्न मैंने लिया और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैंपियनशिप में सिल्वर तो जीता इन्होंने, लेकिन इसमें पदक जीतने वाली ये अभी तक की पहली भारतीय है। अभी तक इस चैंपियनशिप में हमारे पास कोई मेडल नहीं आया था, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतरराष्ट्रीय पिकल बॉल लीग ये कहां पर आयोजित होगी? तो आंसर होगा भारत में। तो पहली बार प्रोफेशनल इंटरनेशनल पिकल बॉल लीग का आयोजन होगा और इसे होस्ट करेगा भारत। 2024-25 के एंड तक ये हो सकता है, अभी फाइनल डेट वगैरह नहीं है, लेकिन भारत इसका आयोजन करेगा। और भारत में इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो पूर्व टेनिस प्लेयर और अर्जुन अवार्डी गौरव नाटेकर की एक कंपनी है, नाटेकर स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, उसके द्वारा। पिकल बॉल आप कहोगे ये कैसा गेम है? तो आप यूं समझो कि ये 3 गेमों का मिक्सचर है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस। इन तीनों का मिक्सचर है ये पिकल बॉल गेम। तो याद रखना ये कहां पे होगा? ये भारत में होगा। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, अभी नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग का आयोजन कहां पे किया गया था? ये आपका होमवर्क प्रश्न हो गया, उत्तर दीजिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी आईसीसी ने किसे अप्रैल महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आंसर होगा हेले मैथ्यू को। तो आपको पता है आईसीसी हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। अभी हम बात कर रहे हैं अप्रैल महीने की, तो इसमें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हेले मैथ्यू को। ये वेस्ट इंडीज की प्लेयर हैं। जबकि पुरुषों में अगर हम बात करते हैं कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो मोहम्मद वसीम को चुना गया। ये यूनाइटेड अरब अमीरात के प्लेयर हैं। तो फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा सुनील छेत्री। तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। आपको बता दूं सुनील छेत्री ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी। और आप कह सकते हो वे दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में चौथे स्थान पर हैं। 94 गोल हैं, इंटरनेशनल गोल इनके नाम है। इन्हें 2011 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और 2019 में पद्मश्री मिल चुका है। अच्छा, फुटबॉल की अगर बात करते हैं तो एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? याद रखना 11 होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बनेगा फुटबॉल से कि वर्ल्ड फुटबॉल डे ये हम कब मनाएंगे? 25 मई को। और एक और प्रश्न याद रखना कि भारत और कुवैत के बीच फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच ये भारत में कहां पर होगा? भारत में होगा पहली चीज तो, और कहां पर होगा? हैदराबाद में होगा। और किसके लिए क्वालिफायर मैच है ये? अभी 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे 3 देशों में होंगे, आपको बताइए, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। अच्छा, संन्यास ले लिया कुछ और खिलाड़ियों ने भी, अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा था हमने। कुछ एक मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेम्स एंडरसन, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, संन्यास ले लिया। कॉलिन मुनरो ने बात करी हमने, क्रिकेट के प्लेयर है, न्यूजीलैंड से आते हैं, संन्यास ले लिया। साई प्रणीत भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है, संन्यास ले लिया। और इसी तरह से जापान के एक फेमस, या यूं कहूं कि विश्व फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, केंटो मोमोटा, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। और सौरव घोषाल, ये भारतीय स्क्वैश प्लेयर है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक साथ आपको रिवाइज करवा दिया, यहाँ पे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो आंसर होगा मणिका बत्रा। तो विश्व महिला टेबल टेनिस की इंडिविजुअल रैंकिंग में टॉप 25 में आने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। नाम है इनका मणिका बत्रा। कितनी रैंक हो गई है इनकी? अभी 24 नंबर पे आ गई है ये। और वहीं अगर युगल में बात करें, यानी कि जोड़ी में बात करें, डबल्स में बात करें, तो इनकी रैंक 4th है। और डबल्स में ये किसके साथ हैं? अर्चना कामत और मणिका बत्रा की डबल्स की हम जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो डबल्स में
अर्चना कामत के साथ ये 4th रैंक पर हैं और इंडिविजुअल्स में यानी कि एकल रैंकिंग में ये 24th नंबर पर है। मणिका बत्रा से एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं कि 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है। और इसी तरह से एक और टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरद कमल, इनको 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे शरद कमल का नाम अभी एक और कारण से न्यूज़ में है। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो उद्घाटन समारोह है, ओपनिंग सेरेमनी, उसमें फ्लैग बियरर हैं, ये ध्वजवाहक बने हैं। वैसे आप जानते हो 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला? चलो ये भी आप ही बता दो। बैडमिंटन प्लेयर्स की जोड़ी है वो, उनके नाम बताओ। बाकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली भी पहली भारतीय कौन बनी थी? ये भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। उनका नाम वीटा दानी है। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना होती 1926 में, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया। और इसकी भी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है वो, उनका नाम है मेघना अहलावत। इनका नाम भी मैं आपको कई बार बताया हूं पहले, जब भी हम पहली महिलाओं की चर्चा करते थे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। फेडरेशन कप 2024 की हम बात कर रहे हैं जिसका आयोजन हुआ भुवनेश्वर में, उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। और यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है भाला फेंक में। इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है ये। यहाँ पे कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका कि गोल्ड मिला? 82.27 मीटर दूर। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। तो हर साल 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे के रूप में मनाया जाता है। अब अगर बात करें कि 16 मई को ही क्यों मनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक अमेरिकी इंजीनियर थे जिनका नाम था थियोडोर मैनन। उन्होंने पहली बार लेजर का सफल परीक्षण किया था लेबोरेटरी में 16 मई 1960 में। इसीलिए 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। और वैसे लेजर की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और इस बार इसकी थीम है लाइट इन आवर लाइव्स। पहली बार इस दिन को 16 मई 2018 में मनाया गया था। अच्छा, जैसे अब लेजर का नाम हमने लिया, हमारे माइंड में 2 प्रश्न क्लिक करने चाहिए जो करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे। एक तो प्रश्न ये है कि अभी डीआरडीओ ने अभी भारत के पहले लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम है दुर्गा 2। और उससे पहले अभी यूके ने अपने लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ड्रैगन फायर। तो ये तो हमने बात कर ली अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस की। वैसे 16 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, नेशनल डेंगू डे। डेंगू ये मच्छर के काटने से होता है। और कौन से मच्छर के काटने से? एक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से, जिसे आप बोलते हो एडीज एजिप्टीज। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, आप बताएंगे कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से होता है? मतलब संक्रमित मादा मच्छर के काटने से, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ पाया जाएगा। तो उस मादा मच्छर का नाम आपको बताना है। और हमारा लक्ष्य क्या है? मलेरिया को खत्म करने का। ये 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए एक ही प्रश्न में। और इसकी थीम भी है डेंगू रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी है। वैसे 16 मई को एक और दिवस आप नोट कर लो यहीं पे, सिक्किम का स्थापना दिवस। ये भारत का 22वां राज्य बना था उस वक्त। तो 16 मई से संबंधित 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एक तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, एक नेशनल डेंगू डे और एक सिक्किम का स्थापना दिवस। तो ये तीनों एक साथ याद रखेंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 मई को। तो पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है प्लांट्स हमें भोजन देते हैं, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो उनको हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं होंगे तो अल्टीमेटली हम नहीं होंगे। फिर आप पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को। तो हर साल 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज, परिवार और जलवायु परिवर्तन। पहली बार इस दिन को 1994 में मनाया गया था। वैसे परिवार को लेकर के एक और दिवस हम मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतरराष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस। ये हम 16 जून को मनाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 मई को। तो हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि उच्च रक्तचाप दिवस, जिसे आप हाई बीपी भी बोलते हो, तो इस दिन के रूप में मनाते हैं। हाई बीपी मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो ये दिन उच्च रक्तचाप के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2006 में मनाया गया था। और बात करें इस बार की थीम क्या है?
थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। अच्छा, यहाँ पे एक स्टैटिक प्रश्न बन जाता है, साइंस का प्रश्न बन जाता है कि ब्लड प्रेशर ये किससे मापते हैं? तो आंसर होगा सिग्मोमेनोमीटर। ये जरूर याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड को। तो ब्रिटिश इंडियन लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड, और इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में हमने कई बार पढ़ा इनके बारे में, इनकी बुक आती रहती है हर साल। अभी लेटेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं 2023 में इनकी कोई बुक आई थी क्या? तो आंसर होगा यस, द गोल्डन ईयर नाम से बुक आई थी इनकी। और अभी इन्हें साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है साहित्य अकादमी फेलोशिप, और उसी से अभी इनको सम्मानित किया गया। वैसे तो 2021 में इस सम्मान के लिए इनको चुना गया था, पर हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण इनको दिया नहीं जा सका और अब जाके दिया गया। तो याद रखना किन्हें दिया गया? रस्किन बॉन्ड को। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको दे दूं तो 1978 में एक फिल्म आई थी जुनून, वो इनकी ही बुक पर आधारित थी। इनकी बुक का उस नाम था वो इनकी ही बुक पर आधारित थी जिसका नाम था फ्लाइट ऑफ पिजन्स। और इन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और द ब्लू अम्ब्रेला इनकी बहुत ही फेमस बुक है जिसपे बच्चों की एक मूवी भी बन चुकी है। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है 1999 में, पद्म भूषण भी मिल चुका है 2019 में, और इन्हें साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार भी मिल चुका है 2012 में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शबाना आजमी को। आप जानते हैं प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं शबाना आजमी, जिन्हें उनकी सिनेमा जगत में उनके योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। उन्हें यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म महोत्सव के दौरान ये सम्मान मिला है, तो इनका नाम ध्यान रखना। इसी तरह से वहीदा रहमान का नाम याद होगा, अभी 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको मिला था। और अमिताभ बच्चन तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी इनको मिला, और आशा पारेख इनको 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसे PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हेमंत खत्री को। हेमंत खत्री कौन है? वे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के CMD हैं, और अभी इन्हीं को PSU समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? गौ कनेक्ट के द्वारा। क्यों मिला? तो उनकी अच्छी लीडरशिप यानी कि उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए, बाकी उद्योग से जुड़े लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनके अच्छे कामों के लिए इनको ये पुरस्कार मिला, सम्मान मिला है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब यहां फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रसिद्ध पंजाबी कवि व प्रसिद्ध लेखक सुरजीत पातर का निधन हो गया। आपसे पूछ रहे उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2012 में। तो प्रसिद्ध पंजाबी कवि और प्रसिद्ध लेखक थे ये सुरजीत पातर, जिनका अभी हाल ही में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 2012 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैसे उन्हें 2009 में सरस्वती सम्मान भी मिल चुका है। हमने कहा पद्मश्री 2012 में मिला, और 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। तो इनका नाम ध्यान में रखना, सुरजीत पातर इनका नाम है। कहां से हैं ये? पंजाब से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में कमला बेनीवाल का निधन हो गया। वे किस राज्य की पहली मंत्री थी? तो आंसर होगा इसका राजस्थान। तो राजस्थान की ये पहली महिला मंत्री थी, कमला बेनीवाल इनका नाम था। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी ये। अभी 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू के गोगिर गांव में हुआ था, और इसके अलावा वे गुजरात की और उससे पहले मिजोरम और त्रिपुरा की गवर्नर भी रह चुकी हैं। वैसे वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, और गुजरात में जब मुख्यमंत्री रहा करते थे कौन? नरेंद्र मोदी, उस समय वो वहां की गवर्नर हुआ करती थी। आपको बता दूं उन्होंने 15 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। तो इनका नाम याद रखना, कमला बेनीवाल इनका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है पिक्सेल प्ले, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। पिक्सेल प्ले ये है क्या? ये भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। इसे लॉन्च किया HDFC बैंक ने वीजा के साथ मिलकर के। इसके 2 वेरिएंट हैं, पिक्सेल प्ले और पिक्सेल गो। तो हमने कहा ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, तो ये किसी मोबाइल एप्लीकेशन में शो होगा।
कोई फिजिकल नहीं होगा तो वर्चुअल है, तो किसी मोबाइल एप्लीकेशन में शो आप करेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं। तो कौन सी एप्लीकेशन है वो भी ध्यान रखना, पेजेड ऐप। और ये पेजेड ऐप ये HDFC बैंक का ही एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है। तो देखो यहां से भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि HDFC बैंक का एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है, उसका नाम क्या है, पेजेड ऐप। इसी तरह से एक एप्लीकेशन हमने पढ़ा था अभी, बैंक ऑफ बड़ौदा का है BOB वर्ल्ड। क्यों न्यूज में था, क्योंकि RBI ने अभी इस पे बैन लगा दिया था। वैसे फिर मैंने आपको बता दिया कि इस पे बैन हटा दिया गया है, लेकिन न्यूज में तो था। तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं जो न्यूज में होते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला भी पहला बैंक कौन सा बन गया, तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, जो आपकी न्यूज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज क्या है। और अगर डेली आप क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो आपको याद आएगा। याद करो, पिछले साल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया था। कहां पे, गिफ्ट सिटी गुजरात में। जिसका पर्पस क्या है, इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है और यहाँ पे क्वालिफाइड जो ज्वेलर्स होते हैं उनको पहली बार गोल्ड इंपोर्ट करने की परमिशन दी गई थी। इससे पहले भारत में डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट करने की परमिशन RBI के द्वारा नामित कुछ बैंकों को और एजेंसीज को ही मिलती थी। फिर वो देश भर में डीलरों को, ज्वेलर्स को ये गोल्ड बेच सकते थे। तो आप कह सकते हो कि ये एक्सचेंज भारत में बुलियन इंपोर्ट के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इससे फायदा क्या हुआ, छोटे सर्राफा डीलरों और ज्वेलर्स के लिए कीमती धातु का व्यापार आसान हो गया। कीमती धातु मतलब गोल्ड सिल्वर की बात हो रही है। और बुलियन की अगर बात कर रहे हैं, ये जो शब्द आपको अजीब सा दिख रहा होगा, पहली बार सुनने में दिख रहा होगा, बुलियन, इसका अर्थ क्या होता है, तो आप यूं समझो ये सोना और चांदी है जिसे आधिकारिक तौर पर कम से कम 99.5% और 99.9% शुद्ध माना जाता है। ये बार और सिल्लियों के फॉर्म में होता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय मिलेगा और चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा है। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी नासा ने अपने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया, तो आंसर होगा डेविन साल्वागनिनी। तो अभी नासा ने, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है नासा, तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं बिल नेल्सन। अभी उन्होंने ही अपने पहले चीफ AI अधिकारी के रूप में डेविड साल्वागनिनी को नियुक्त किया है। तो बस इतनी सी वन लाइनर न्यूज अपॉइंटमेंट की ध्यान में रखना। बाकी नासा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना तभी होती है जब DRDO की स्थापना होती है। तो दोनों एक साथ याद हो जाएगा। 1958 में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन DC में और इसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हमने देखा बिल नेल्सन है। अच्छा, ऑप्शन पे देखो जरा। जॉन स्वाइनी की बात करें, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने थे। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने और लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने थे। ये भी अभी 2024 के ही अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए, तो आंसर होगा कपिल सिब्बल। तो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे, जिसे जीत लिया है वरिष्ठ वकील और राजनेता कपिल सिब्बल ने। उन्होंने 20 साल बाद ये चुनाव जीता है। इससे पहले भी वो 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार 1995 में, 1997 में और 2001 में। बाकी ऑप्शन पे देखो, ये इंपॉर्टेंट नाम है। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने, R शंकर रमन लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष बने थे और रवि शंकर की बात करेंगे तो RBI के डेप्यूटी गवर्नर ये फिर से बन गए हैं। फिर आपसे पूछ रहे मई 2024 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा नीदरलैंड में। यहां हम बात कर रहे हैं विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी की। इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड हाइड्रोजन एनर्जी समिट और एग्जीबिशन 2024 की। इसका आयोजन अभी 13 से लेके 15 मई 2024 तक हुआ। कहां पे, रॉटरडैम नीदरलैंड में। और इस बार यानी कि पहली बार भारत ने यहाँ पे अपना मंडप स्थापित किया, यानी कि प्रदर्शनी लगाई, यानी कि एक तरह से अपना स्टॉल लगाया। और किस मंत्रालय ने लगाया, तो केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने। और हमारे इस मंडप का उद्घाटन किया हमारे इस मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं, ऊर्जा मंत्रालय के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, भूपिंदर सिंह भल्ला ने। तो इस प्रदर्शनी में हमने क्या बताया, तो यह ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या क्या पॉलिसीज शुरू की है और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, इन सब का यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया
एक स्टॉल लगाई, एक मंडप स्थापित किया, कुछ भी आप बोल। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा? तो आंसर होगा IIM अहमदाबाद। तो अभी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2024 की दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी की है। वैसे तो इस पूरी लिस्ट में टॉप पर अमेरिका का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और भारत में टॉप पर है IIM अहमदाबाद, जो इस लिस्ट में 410वीं रैंक पर है। इस लिस्ट में भारत के 64 संस्थान शामिल हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई थी, जिसमें भारत का सर्वोच्च रैंक वाला यूनिवर्सिटी कौन सा रहा? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट, इसको बनाने की घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा नासा ने। फ्लोट का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, अभी इसने कहा कि वो चंद्रमा पर रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगा और इसे प्रोजेक्ट फ्लोट नाम दिया गया है। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद है चंद्रमा पर पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट्स को रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुहैया कराया जाए। इसमें जो गाड़ियां लगेगी, मतलब जो पटरी के ऊपर जो गाड़ियां फ्लोट करेंगी, चलेंगी, वो पेलोड को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाएंगी। भाई हमारे यहाँ पे धरती पर रेलवे सिस्टम का काम क्या होता है? रेलगाड़ी में उस डब्बे में पब्लिक बैठती है, या अगर मालगाड़ी है तो हम उसमें माल भरते हैं और वो उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है। उसी तरह का सिस्टम ये वहां पे डेवलप कर रहे हैं और वहां पे इसकी स्पीड भी इन्होंने बता दी है। 1.61 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो ट्रेवल करेगी और इसकी कैपेसिटी भी बता दी है 100 टन वजन ये ढो सकेगी, इतनी इसकी कैपेसिटी है। तो इतना सा बस आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कितनी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा 3 को। तो अभी यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी एशिया पैसिफिक 2024 की अभी 10वीं बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पे? मंगोलिया की कैपिटल उलानबटोर में। तो एक तो ये प्रश्न हो गया, ये ध्यान रखना। और यहीं पे इसके रीजनल रजिस्टर में एशिया पैसिफिक की 20 धरोहरों को शामिल किया गया और इन 20 में 3 भारत की भी हैं और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है वो? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन। इनके बारे में भी देख लो, इनको किन किन ने लिखा है और किस भाषा में है, इनसे ये प्रश्न बनेंगे। जैसे कि रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है, ये 16वीं शताब्दी में लिखा गया था अवधी भाषा में। और ये जो रामचरितमानस है ये चौपाई रूप में लिखा गया ग्रंथ है। अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर आप ही को देना है। देखो यहाँ पे हमने बात करी है रामचरितमानस की, एक रामायण के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा बहुत सौ ने। तो आपसे प्रश्न यही है मेरा कि रामायण ये किस भाषा में लिखी गई है और इसे लिखा किसने है? देखो ये तो मैंने आपको बता दिया, रामचरितमानस को किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है अवधी भाषा में। अब मेरा प्रश्न आपको समझ में आ गया ना, रामायण किसने लिखी और किस भाषा में लिखी है, ये मेरा प्रश्न है। बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। बाकी पंचतंत्र की बात करें, इसे विष्णु शर्मा ने लिखा है, संस्कृत में लिखी गई है और इसकी रचना लगभग 200 ईसा पूर्व हुई थी। सहृदय लोक लोकन की बात करें, इसकी रचना आचार्य आनंदवर्धन ने की है, ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इन तीनों को भारत से अभी इसमें शामिल किया गया है। वैसे तो और भी देशों की शामिल की गई है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे लिए तो भैया यही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं। देखो यूनेस्को की अगर बात करते हैं, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस फ्रांस में और डायरेक्टर जनरल है औद्रे उजाले। ये कहां से औद्रे उजाले? ये फ्रांस से हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मई 2024 में भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? तो आंसर होगा केन्या। तो अभी भारी बारिश के कारण केन्या में विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें कई लोग मारे गए और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए, यानी कि डिस्प्लेस्ड हुए। और अभी भारत ने आगे आकर के केन्या को $1 मिलियन की मानवीय सहायता दी है। इसमें हमने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। अब एग्जाम में प्रश्न यहां से ऐसे बनेगा कि इसमें किस जहाज का इस्तेमाल हमने किया ये राहत सामग्री को पहुंचाने के लिए केन्या में? तो आंसर होगा INS सुमेधा। और ये हमारा जो जहाज है INS सुमेधा, ये सारी राहत सामग्री को लेकर के केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। तो दूसरा प्रश्न यहां से निकल के आता है। अब आप इसे स्टैटिक कह लो या करंट का प्रश्न कह लो, प्रश्न ऐसे ही बनते भैया कि ये मोम्बासा बंदरगाह हाल ही में न्यूज में था, ये कहां पर है? तो आंसर होगा केन्या में है।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस भारी तबाही के कारण केन्या ने अभी 10 मई को राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित किया है। आपको मैप में दिखाता हूं केन्या, ये रहा मैप में केन्या। कैपिटल नैरोबी है और नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। करेंसी है केन्याई शिलिंग और प्रेसिडेंट है विलियम रूट। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न बनता है, मैं यहीं पे आपको करा रहा हूं कि अभी भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में 5 लाख US$ का योगदान दिया है। तो ये एक वन लाइनर न्यूज थी, तो इसको भी ध्यान रखना। और आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रुचिरा कंबोज है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा चाइना। तो अभी आर्थिक थिंक टैंक रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में चाइना जो है ये अमेरिका को पछाड़ करके भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश यानी कि ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री बन गया है। इन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और चीन के बीच में दो तरफा व्यापार कितने का हुआ? 118.4 अरब डॉलर का, जबकि भारत और अमेरिका के बीच में 118.3 अरब डॉलर का हुआ, जो कि थोड़ा सा ही कम है। और इसमें यह भी बताया कि हमने जो चाइना को एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है, उसमें 8.7% की बढ़ोतरी हुई है और टोटल एक्सपोर्ट जो हमने किया चाइना को वो कितने का किया? 16.67 बिलियन डॉलर का। लेकिन चाइना से जो हमने आयात किया है, इंपोर्ट किया है, उसमें भी 3.24% की बढ़ोतरी हुई है और इस तरह से टोटल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना ये कितने का रहा? 101.7 बिलियन डॉलर का रहा। तो याद रखना फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री कौन सा बन गया? तो आंसर होगा चाइना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय सेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा भीष्म। अच्छा, भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री। तो अभी भारतीय वायुसेना ने भीष्म नाम से एक पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है। ये पोर्टेबल क्यूब्स एक प्रकार का पोर्टेबल अस्पताल है। पोर्टेबल मतलब क्या हो गया? जिस चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। तो इस पोर्टेबल अस्पताल की मदद से आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों की मदद के लिए जरूरी इलाज की सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। जैसे कहीं पे कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो वहां पे इंस्टेंट सहायता चाहिए होती है, हॉस्पिटैलिटी चाहिए होती है। अब वहां पे एक एक लोगों को उठा करके लाओ फिर हॉस्पिटल ले जाओ, उससे अच्छा है कि वहीं पे हॉस्पिटल लेकर के आ जाओ। जहाँ कहीं युद्ध चल रहा है वहां पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी भारतीय वायुसेना ने इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया? आगरा में किया। इसे लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से इस पोर्टेबल अस्पताल को जमीन पर लैंड कराया दो पैराशूट की मदद से। और फिर जब इसको लैंड करा दिया तो इन क्यूब्स को जोड़ करके 12 मिनट में अस्पताल बन करके तैयार हो गया। ये वाटर प्रूफ है और बेहद हल्का है। इतना हल्का है कि इसे ड्रोन की मदद से आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये हमारे देश का पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है, याद रखना। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, या कुछ भी एक इंपॉर्टेंट नोट आप समझ लो, मतलब कुछ पुराना याद दिला रहा हूँ मैं आपको। पिछले साल की ये बात है, अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे क्रैक एग्जाम में, तो ये न्यूज हमने पढ़ी थी। और हमने ही नहीं, जब ये न्यूज भाई आई थी तो सबने पढ़ाई होगी जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो क्या न्यूज थी सुनो। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, इसे गुरुग्राम में लॉन्च किया था, हमने पढ़ा था के तहत। और उस वक्त मैंने आपको नाम बताया था आरोग्य मैत्री क्यूब उसका नाम था। पर अभी जो मैं आपको न्यूज पढ़ा रहा हूं तो वहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस अस्पताल का, इस पोर्टेबल अस्पताल का नाम भीष्म है। क्योंकि अभी सभी न्यूज आर्टिकल में, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, इसी नाम का जिक्र है, भीष्म का ही जिक्र है। इसे भीष्म हॉस्पिटल कहा जा रहा है। तो मैंने भी आपको वही बताया है। और साथ में मैंने आपको पिछले साल वाली न्यूज भी बता दी है कि उस वक्त इसका नाम बताया गया था आरोग्य मैत्री क्यूब, जिसे गुरुग्राम में लॉन्च किया था भीष्म प्रोजेक्ट के तहत। तो देखो, मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए हैं। ये पॉइंट अभी आपको कोई नहीं बताएगा, आपको क्रैक एग्जाम चैनल पे बता दिए गए हैं। क्यों बता दिए वो भी मैंने आपको, कि एग्जाम में आप किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, चाहे वो भीष्म हॉस्पिटल करके आपसे पूछ ले, चाहे ऑप्शन में आरोग्य मैत्री क्यूब करके पूछ ले, तो आपको पता रहे कि चीज क्या है और आप क्वेश्चन गलत न करो। और अगर ऐसा कंफ्यूजन है न्यूज में तो एग्जामिनर दोनों आपको ऑप्शन में साथ नहीं देगा। ये भी आपके माइंड में चल रहा हो तो मैं ये भी क्लियर कर दूं। अभी ठीक है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो आंसर होगा गेंडा। इस रिपोर्ट
को मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझ में आएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। रिपोर्ट का नाम क्या है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, यानी कि वो इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। बात करें इसको जारी किसने किया, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। इस बार इस रिपोर्ट का ये तीसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण आपको बता दूं 2016 में आया था, दूसरा संस्करण 2020 में आया था, तो आप कह सकते हो 4-4 साल में आ रहा है, और अब ये तीसरा संस्करण 2024 में आया। क्या बताया गया इस रिपोर्ट में बात करें, इसमें बताया कि भैया जो एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है जो कि साइट्स में लिस्टेड है, साइट्स में बताऊंगा अभी क्या होता है, लेकिन अभी ध्यान से सुनो कि जो एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं जो कि साइट्स में लिस्टेड है, और साइट्स में उन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को शामिल किया जाता है जो कि खतरे में है, विलुप्त होने के कगार पर है, और उसमें जो स्पीशीज लिस्टेड होती हैं उनका ट्रेड, उनका व्यापार नहीं किया जा सकता। तो इस लिस्ट में यही बताया कि ऐसे वन्य जीवों का भी व्यापार किया जा रहा है इल्लीगल तरीके से, जो कि साइट्स में लिस्टेड हैं। और उन वन्य जीवों में भी सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है गेंडों का, या कहूं कि जो एक सिंग वाले गेंडे होते हैं उनका जो सिंग होता है, जो हॉर्न होता है उसका। उसके बाद पेंगोलिन का जो स्केल होता है। विश्व पेंगोलिन दिवस मनाते हैं ना हम, बताइए कमेंट बॉक्स में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है। तब मैंने आपको बताया था, चित्र भी दिखाया था, उसका स्केल होता है इस तरह का। फिर से आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये चाइना वाले बड़ा खाते हैं बेचारे को। और तीसरे नंबर पे जो हाथी के दांत होते हैं उनका। वहीं पेड़ पौधों के मामलों में भी इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें कहा सबसे ज्यादा देवदार का जो वृक्ष है उसका इल्लीगल तरीके से ट्रेड हुआ है। और इन्होंने ये जो डेटा जारी किया है ये 2015 से लेकर 2021 के बीच का है। रिपोर्ट समझ में आ गई आपको? अब मैंने आपको यहाँ पे साइट्स के बारे में बताया था कि साइट्स में जो लिस्टेड स्पीशीज होती हैं उनका ट्रेड नहीं किया जाता, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। तो साइट्स की फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो क्या होती है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसके लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, जो साइन हुआ था, वो 184 सदस्यों के बीच में हुआ था, जिसमें 183 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। इनके बीच में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था, ये सिग्नेचर हुआ था कि भैया इसमें जो प्रजातियां हम लिस्ट करेंगे उनका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जा सकेगा। तो मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बता दिया, रिपोर्ट का नाम क्या है, कौन जारी करता है ये बता दिया, क्या इसमें बताया जाता है वो बता दिया, और इसमें जो रैंकिंग आई, रैंकिंग नहीं कहूंगा, जो इन्होंने लिस्ट जारी की है कि भाई सबसे ज्यादा इसका ट्रेड हुआ, फिर इसका, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम है तर्कश, इसका आयोजन किया है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो देखो एक्सरसाइज का नाम याद रखना क्या है, तर्कश है, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। ये एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और अमेरिका के यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में हुआ। और इस बार इसका 7वां एडिशन है, याद रखना कहां पे हुआ, पश्चिम बंगाल के कैपिटल कोलकाता में ये हुआ। तो मिलिट्री एक्सरसाइज के जो प्रश्न होते हैं मुख्य रूप से ये पॉइंट ही आपको ध्यान में रखने होते हैं। एक्सरसाइज का नाम, किनके बीच हुआ, कौन सा संस्करण है, कहां पे हुआ। अच्छा, अब फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। फतह सेकंड क्या है, अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो ये एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसके रेंज 400 किलोमीटर है। रॉकेट सिस्टम है मतलब एक के बाद एक मिसाइल निकलेंगी, ये उस तरह का रॉकेट सिस्टम है। और अभी इसका सफल परीक्षण किया पाकिस्तान ने। तो इतना सा ध्यान रखना है बस। दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं, या तो पूछ लेगा फतह सेकंड क्या है, या भी फतह सेकंड जो एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है इसका सफल परीक्षण अभी किसने किया, तो ये प्रश्न बन जाएगा, आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी थी? तो आंसर होगा सेला सुरंग को। हम बात कर रहे हैं किसके द्वारा, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। अब इसने सेला सुरंग को हमारे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। सेला सुरंग की बात करें, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में। और अभी इसी साल मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट वर्तक के तहत। और इसकी लंबाई की बात करोगे 2.6 किलोमीटर है, और हाइट की बात करेंगे 13,000 फुट पर है ये सी लेवल से। और ये सुरंग तेजपुर तवांग रोड पर स्थित है। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से याद आएगा, अभी इसने अपना स्थापना वर्ष 65वां स्थापना वर्ष मनाया था, अभी 2024 में पढ़ा था हमने। अच्छा, इसी तरह से आपको याद दिलाऊं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख के उमलिंग ला में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क भी बनाई थी, आपको याद होगा। उसके लिए
वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था।